ट्रैम स्पीड 400 के अंदर नए टायर्स आ गए हैं, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर आ गए हैं, सीट की थिकनेस थोड़ी इंप्रूव हो गई है, न्यूली डिजाइन कलर्स आ गए हैं। लेकिन क्या बाइक की राइड क्वालिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि नहीं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो बाइक के सस्पेंशन बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं, बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो भी बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं, बस बाइक के अंदर टायर्स हैं वो अपोलो अल्फा H1 से अब रेडिस्टिन के आ गए हैं। टायर्स की थिकनेस थोड़ी इंप्रूव हो गई है, फ्रंट टायर की भी और रियर टायर की भी। और अब बाइक का प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है, 2,40,000 रुपये अब इसका एक शोरूम प्राइस है और 2,85,000 2,85,000 रुपये के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में। तो अब बाइक को राइड करके देखते हैं कि बाइक चलने में कैसी है, बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि बाइक पे जब आप पहली बार बैठोगे तो बाइक पे आपको बैठने के बाद फील कैसा आएगा। सीट की थिकनेस थोड़ी इंप्रूव हो गई है 15 to 20 mm, उसकी वजह से बाइक की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। सो मेरी हाइट है 5'7" और एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट रख सकता हूँ। आपकी हाइट अगर 5'5" के आसपास की भी है तो भी आप बाइक को आराम से राइड कर लोगे, लेकिन अगर उससे कम आपकी हाइट है तो आप बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। 803 mm की इसकी सीट हाइट है अब, और बाइक का वेट भी थोड़ा बढ़ गया है, 179 kg इसका वेट है। पहले वेट था इसका 176 kg। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कंसोल को अपग्रेड होना चाहिए था, कंसोल अपग्रेड नहीं हुआ है। जो आरपीएम मीटर है वो अभी भी इसके अंदर बहुत छोटा है, जो क्लियरली विजिबल नहीं है। लेकिन बाइक के जो स्विच गियर्स हैं इसकी क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है। बाइक के अंदर बार टाइप का हैंडल बार दिया गया है जो इनफ वाइड है, जैसा नेकेड बाइक्स के अंदर होता है बिल्कुल वैसे ही वाइड हैंडल बार है। बार एंड टाइप के रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं राउंड शेप के, जो काफी अच्छा व्यू पीछे से प्रोवाइड करते हैं और ये इजिली वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। मॉडर्न क्लासिक टाइप की बाइक है तो राउंड शेप की हेडलाइट, राउंड शेप के रियर व्यू मिरर्स, राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और टी ड्रॉप शेप का आपको फ्यूल टैंक बाइक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो फ्यूल कैप है वो आपको साइड में देखने को मिलेगी, बीच में नहीं है। आइडल पे साउंड इसका ऐसा है। अब थोड़ा सा रेव करते हैं। एग्जॉस्ट के अंदर थंब काफ़ी अच्छा है, ग्रंट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अब बाइक को राइड करके देखते हैं। वाह यार, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी बाइक के अंदर जो है उसका आपको पता चलेगा। जैसे ही आप थ्रोटल देते हो तो थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। सस्पेंशन बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। स्पीड 400 के सस्पेंशन मुझे सेगमेंट में बिल्कुल बेस्ट लगते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन। 130 mm का ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन का और 120 mm का ट्रैवल है रियर सस्पेंशन का, और दोनों ही सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ना तो बहुत ज़्यादा स्टीफर साइड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी की हुई है। स्पीड 400 की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दोनों हाथ छोड़ने के बाद आप देख सकते हो बाइक बिल्कुल सीधी चल रही है, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है। बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैन्यूवरेबिलिटी इस बाइक की बहुत ज़्यादा शानदार है अपनी सेगमेंट में। बाइक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसकी वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल एजाइल मशीन है। ये भी बिल्कुल एक पॉकेट रॉकेट ही है, क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 179 kg वेट बहुत ज़्यादा नहीं है यार। पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो बाइक का बहुत शानदार है। सीट की थिकनेस जो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है वो आपको बिल्कुल फील होगी, और जब मैं बैठ रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार, जो सीट है वो पहले से थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। तो लॉन्ग राइड करेंगे अब आपके बम्स पेन नहीं करेंगे। 803 mm की बाइक की सीट हाइट है और आप थोड़ा बैठते हो तो थोड़ा लगता है कि हाँ आप थोड़ा ऊंचा बैठे हो इस बाइक में। जैसे ड्यूक 390 है, ड्यूक 250 है, उनसे इस बाइक का जो राइडिंग स्टांस है वो थोड़ा सा आपको अपराइट मिलेगा। जो आपके फुट पैक्स हैं वो थोड़े से आगे की तरफ हैं। सो राइडिंग स्टांस बाइक का बिल्कुल कंफर्टेबल है। जो लोग मॉडर्न क्लासिक टाइप की बाइक राइड करते हैं जैसे कि होंडा की या फिर रॉयल एनफील्ड की, तो उनके लिए ये बाइक एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 गियर भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन भी मिल रहा है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं जो इस प्राइस में और किसी भी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। मॉडर्न क्लासिक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स बजाज अपनी NS 400Z के अंदर भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उस बाइक को अगर छोड़ दो तो इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स
3 लाख रुपए के बजट में और आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक छोटी सी कमी इस बाइक के अंदर लगती है मुझे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए क्योंकि आरपीएम मीटर क्लियरली विजिबल नहीं है। आरपीएम मीटर एनालॉग टाइप का होना चाहिए इसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी अच्छी फील आएगी आपको राइड करते हुए। बाइक पुल बहुत अच्छा कर रही है। जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स है बाइक के अंदर वो बहुत शानदार है। इसके अंदर जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है वो आपको NS400Z से थोड़ी बेटर मिलेगी, क्योंकि NS400Z के अंदर भी राइड बाय वायर है, लेकिन इसका राइड बाय वायर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू NS400Z, क्योंकि उसका राइड बाय वायर के अंदर थोड़ा सा लैग है हल्का सा, लेकिन इसके राइड बाय वायर के अंदर कोई भी लैग नहीं है। आपको रिस्पॉन्स तुरंत देखने को मिलता है बिल्कुल। एग्जॉस्ट साउंड इस बाइक का यार बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप पुल करते हो एकदम से तो थ्रोटल का रिस्पॉन्स तो अच्छा आता ही है, उसके साथ जो ग्रंट आता है एग्जॉस्ट का वो भी यार बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत अच्छी फीलिंग देता है। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने जो स्पीड 400 परचेज़ की थी 2023 अक्टूबर के आसपास में, उस बाइक वो फर्स्ट लोड की बाइक थी तो उसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब जो स्पीड 400 आ रही है या T4 आ रही है उनके अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं ट्रायम्फ ने। वाइब्रेशंस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं यार अब इस बाइक के अंदर। जब आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड करोगे या फिर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड करोगे तो वाइब्रेशंस पहले के मुकाबले अब इस बाइक के अंदर बहुत कम हो गई हैं। ये चीज़ मैंने बिल्कुल पहली बार ही फील कर ली थी जब बाइक को मैं शोरूम से लेके निकला था, तभी मुझे फील आ गया था कि बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल ही अब कम हो चुके हैं पहले के मुकाबले। और वो वाइब्रेशन कम होने की वजह से अब इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। बाकी इंजन इस बाइक का बिल्कुल पावरफुल है, 40 PS की पावर, 8000 RPM पे, 37.5 Nm का टॉर्क, 6500 RPM पे। और बाइक की जो आउटपुट फिगर्स हैं ये सेगमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट हैं। मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट की जो बाइक्स हैं 400cc सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर ये बाइक प्रोड्यूस करती है। और बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो बिल्कुल शानदार है यार, बिल्कुल टॉप नॉच राइड क्वालिटी आपको इस बाइक के अंदर मिलती है, क्योंकि बाइक के अंदर जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे हैं, बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक्स के बारे में बात करके देख लेते हैं। तो बाइक के अंदर आपको एक ही उंगली दबानी है, बस एक ही उंगली आप जब प्रेस करोगे एक ही उंगली से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बाइक के ब्रेक्स का, आपको लगेगा कि यार आप बिल्कुल ही एक उंगली दबा रहे हो और ब्रेक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सच में यार इस बाइक के ब्रेक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल शार्प ब्रेकिंग है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कहीं भी इस बाइक को एकदम से रोक सकते हो और बाइक वहीं की वहीं रुक जाएगी। इस बाइक के ब्रेक्स, इस बाइक की सस्पेंशन, इस बाइक की हैंडलिंग ये मुझे बिल्कुल बेस्ट लगती है सेगमेंट में। अब आते हैं बाइक की हैंडलिंग पे। तो बाइक की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार। आप चाहे ट्रैफिक में राइड कर रहे हो, चाहे आप सिटी में कितने भी ट्रैफिक में राइड कर रहे हो, और या फिर अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो, आपको बाइक की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और हाईवेज़ के बीच में जो जॉइंट्स आते हैं ना वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे इस बाइक में, क्योंकि बाइक की सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अगर आपके पास बहुत स्टिफ सस्पेंशन वाली बाइक है तो वहाँ पे आपके जो झटके आते हैं ना वो आपकी बॉडी में फील होते हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर या और T4 के अंदर आपको झटके बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। जो जॉइंट्स आते हैं वो बिल्कुल स्मूथली निकल जाते हैं। इंजन अब और ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है मुझे इस बाइक का, और ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन फ्री हो गई है बाइक। वाइब्रेशंस अब इसके अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर है। अगर आप ड्यूक 390 से कंपेयर करोगे तो वाइब्रेशंस तो भाई ड्यूक 390 के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेंगी।
और मैं टायर्स की बात करूँ तो अपोलो अल्फा H1 बाइक के अंदर नहीं है, रेडिस्टिन के टायर हैं बाइक में। और टायर्स की ग्रिप यार मुझे अच्छी लगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ नहीं रहा कि बाइक के अंदर अपोलो अल्फा H1 होते तो थोड़ा बेटर राइड क्वालिटी होती है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। और इस बाइक की मिड रेंज बहुत खतरनाक मिड रेंज है यार, इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे आपको ड्यूक 390 के अंदर मिड रेंज मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही मिड रेंज है इस बाइक की। और टॉप एंड भी आपको 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड बाइक की मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस वाला जो ग्राफ है बाइक का, इनिशियल से लेके मिड रेंज से लेके और बिल्कुल टॉप एंड तक, बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप नॉच है यार। और बाइक की जो स्लो स्पीड के अंदर स्टेबिलिटी है वो भी यार बहुत अच्छी है। अगर आप स्लो स्पीड में ट्रैफिक में चल रहे हो तो आपको पैर नीचे रखना ही नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल हल्की सी स्पीड में भी चल रहे हो ना तो भी बाइक इधर उधर नहीं जाएगी, बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है। कम स्पीड में आपको पैर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसके अंदर। स्पीड 400 MY 2025 को चलाने के बाद यार बिल्कुल मज़ा ही आ गया है। क्या ही राइड क्वालिटी है इस बाइक की, क्या ही प्रीमियमनेस है इस बाइक के अंदर, क्या परफॉर्मेंस है इस बाइक की, और क्या ही अलग ही चीज़ है यार ये। 3 लाख रुपए के बजट में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन कोई मार्केट में है। एक टायर का मुझे हल्का सा लगता था कि बाइक के अंदर जो टायर आए हैं वो शायद अपोलो अल्फा H1 के जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट सच में यार बाइक के जो टायर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं ढूंढ के अगर कोई कमी निकालना चाहूँ तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर जो RPM मीटर है उसके अलावा मैं कोई कमी और निकाल ही नहीं पा रहा हूँ यार बाइक के अंदर। और ये मैं जेन्युइनली अपने दिल से बता रहा हूँ, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। और ट्रैम की इस बाइक के अंदर और T4 के अंदर एक सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि बाइक की स्टेबिलिटी बहुत शानदार है ना। तो आप जब एक हाथ छोड़ के जब आप लॉन्ग राइड कर रहे होते हो तो लॉन्ग राइड करते टाइम आप थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रहे हो अपने एक हाथ को, तो आप बिल्कुल एक हाथ छोड़ के जब आप बाइक को राइड करते हो ना तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाइक इधर उधर चली जाएगी। बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है और एक हाथ से भी आप अगर 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चलते हो तो आप प्यार से चल सकते हो। स्टेबिलिटी का कोई इशू है नहीं इस बाइक के अंदर। हो फर्स्ट गियर में तो भाई बहुत ही बढ़िया विली मार रही है। अब सेकंड गियर डाल के देखते हैं सेकंड गियर में विली मारेगी कि नहीं। मार रही है भाई, सेकंड गियर में भी विली मार रही है। ट्रायम्फ स्पीड 400 की ट्रैक्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो अब देखते हैं बाइक की मिनिमम स्पीड फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर में विदाउट थ्रोटल के, बिना थ्रोटल दिए बाइक हर गियर में कितनी स्पीड पे चल सकती है। सो फर्स्ट गियर में अब देखते हैं, अभी बाइक फर्स्ट गियर में चल रही है लगभग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थ्रोटल के। अब मैं सेकंड गियर लगाता हूँ, सेकंड गियर में बाइक चल रही है आराम से लगभग 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब मैं लगाता हूँ थर्ड गियर, मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। थर्ड गियर में बाइक अब चल रही है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थ्रोटल के ही। अब मैं लगाता हूँ फोर्थ गियर, बाइक बिल्कुल स्टेबल है, कोई झटके नहीं मार रही है। अब मैंने लगा दिया फोर्थ गियर और फोर्थ गियर में बाइक बिना थ्रोटल के अब चल रही है लगभग 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थ्रोटल के, बिना झटके लगाए, बिल्कुल प्यार से बाइक चल रही है। ट्रैक्टेबिलिटी बाइक की बहुत शानदार है यार। अब मैं लगाता हूँ फिफ्थ गियर और फिफ्थ गियर में बाइक अब झटके मारने स्टार्ट कर दिए बाइक ने छोटे मोटे। अब बाइक बिल्कुल स्टेबल हो गई है यार, बिल्कुल स्टेबल हो गई है बाइक। और अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थ्रोटल के बाइक चल रही है फिफ्थ गियर में। ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब लगाते हैं सिक्स गियर, सिक्स गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही, हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं और 31-32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास में चल रही है, हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं। लेकिन बाइक बंद नहीं हो रही है यार सिक्स गियर में। अब बाइक चल रही है लगभग 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और बाइक अब स्टेबल हो गई है, झटके नहीं मार रही है। ऐसे ही सेम टेस्ट मैंने T4 के साथ में किया था, क्योंकि T4 के इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट है, उसके अंदर पावर कम है तो वो बहुत प्यार से चल लेती है सिक्स गियर में। इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है यार, और ये फिर भी सिक्स गियर में बिना थ्रोटल के, बिना झटके मारे 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से चल रही है यार। बाइक को मैं बहुत देर से सिटी में अब राइड कर रहा हूँ, कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास हो गए सिटी में राइड करते हुए। तो हीटिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यार इस बाइक के अंदर, क्योंकि ये इंजन उतना ज़्यादा हीट होता नहीं है जितना ड्यूक 390 का इंजन हीट होता है। तो यहाँ पे हीटिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 100 या 200 सीसी के आसपास की कोई बाइक राइड करते हो और फिर उससे आप स्पीड 400 के ऊपर आते हो तो फिर आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि हाँ यार बाइक का इंजन है वो हीट कर रहा है, क्योंकि आपको बड़ा इंजन चलाने में आप यूज़ टू नहीं हो तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा। लेकिन थोड़ा सा आप यूज़ टू हो जाओगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, क्योंकि ड्यूक 390 का इंजन इससे कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। द्वारका में
सारी बाइक्स की टेस्ट राइड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आके आप विजिट करो और अपनी जो भी बाइक की आप बुकिंग करवा सकते हो, टेस्ट राइड ले सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400 MY 2025 मॉडल। बाइक आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपका बजट 3 लाख रुपए के आसपास का है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KDK मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।